नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर और बहुत शानदार होंगे। तो ये वीडियो हमारा बेसिकली ये समझने के लिए है कि क्लैट एज अ एग्जाम क्या है, किस चीज के एडमिशन के लिए है वो, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस उससे मिलते हैं, क्या उसका सिलेबस है, किस तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं क्लैट के एग्जाम की तैयारी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत शानदार है और बहुत अच्छा उनको काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग समझना शुरू करते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं। तो पहले आता है कि हम लोग समझते हैं क्लैट का मतलब पर्पस क्या है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम बहुत लंबे समय से जैसे जेई नीट नहीं, 2008 में शुरू हुआ है क्लैट का एग्जाम। सबसे पहले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर ने इसको लिया था एंड देन उसके बाद में 2018 से सारे के सारे कंसोर्टियम के बाकी कॉलेजेस ने मिलकर इसको कंडक्ट कराना शुरू किया। ये क्या है? क्लैट इज बेसिकली नथिंग बट इट इज अ नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट। किस चीज के लिए? जो बच्चे लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, या तो यूजी या फिर पीजी। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। तो पहले के समय पे क्या होता था कि, और आज भी होता है कई जगहों पे, कि आप पहले अपना बीए पूरा कर लें और बीए पूरा करने के बाद 3 साल का आप एलएलबी कर सकते हैं। बट फिर लॉ चेंज हुआ और लॉ चेंज होने के बाद ये चीज सामने आई कि आप बीए के साथ साथ एलएलबी कर सकते हैं, मतलब आप बीए एलएलबी कर सकते हैं 5 साल की। तो क्लैट के एग्जाम में जो यूजी होता है अंडर ग्रेजुएट, वो 5 साल का बीए एलएलबी के लिए होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, कितने कॉलेजों का इससे एडमिशन होता है? तो इससे 25 कॉलेजेस के लिए एडमिशन होता है बच्चों। 25 नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए यहां से एडमिशन होता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये पेपर कराता कौन है? तो ये पेपर बेसिकली कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज कराते हैं। जब मैं बात करता हूं कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू का मतलब, तो जितने भी 25 एनएलयूज हैं वो सब इसके अंदर एक बॉडी है जो लोग आपस में डिस्कस करके हर साल अलग अलग एनएलयूज का एग्जाम कराते हैं। तो जैसे इस साल मानो भोपाल करा रहा है, उससे 1 साल पहले हैदराबाद ने कराया हो, उससे 1 साल पहले हो सकता है बेंगलोर ने कराया हो। ऐसे करके इसके अलग अलग एनएलयूज हर साल एग्जाम कराते हैं। दैट इज कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट भी कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज के नाम से ही आपको मिलेगी। तो ये हो गया पेपर कराता कौन है। इसके बाद आता है कि क्या ये पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन। तो अब इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये पेपर ऑफलाइन है। लास्ट ईयर और लास्ट ईयर ये पेपर ऑफलाइन हुआ है। उससे पहले ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, उससे पहले ये पेपर ऑफलाइन था। तो राइट नाउ दिस एग्जाम इज अ ऑफलाइन एग्जाम, पेन एंड पेपर की वाला एग्जाम है। ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है, रिटन नहीं होता। आपको हर 4 में से एक ऑप्शन चूज करना होता है जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका। सब्जेक्ट्स की बात करें बेटा, इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? तो बेटा 5 सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर टोटल। सबसे पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल सही। दूसरा आपका करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, याद रखना करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, दोनों बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर। तीसरा आपका लीगल रीजनिंग, चौथा आपका लॉजिकल रीजनिंग और 5वां आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक। 5 चीजें हो गई। कैसे कैसे होती है हम लोग इसको अभी आगे समझेंगे। तो हम लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके का पेपर आता है, तो हमेशा याद रखना, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पूरा पेपर ही पैसेज बेस है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप लोगों को 450 वर्ड्स के पैसेज देते हैं। हर पैसेज तकरीबन 450 वर्ड का होता है और 450 वर्ड के पैसेज के अंदर से क्या होता है, द पैसेज विल बी ड्राइव्ड फ्रॉम कंटेम्पररी और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फिक्शंस एंड नॉन फिक्शन राइटिंग। कैसे सीखनी है इंग्लिश, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, यहां भी बताऊंगा, पर और डिटेल में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट तुमको आने वाली वीडियोस मिले और समझ पाओ कि और कैसे करना है। तो कंटेम्पररी और हिस्टोरिकली मतलब अभी के समय के और पुराने समय के कोई भी आर्टिकल उठा सकते हैं वो लोग, और चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो नॉन फिक्शन हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी उठा सकते हैं। एंड वुड बी ऑफ स्टैंडर्ड दैट अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मे बी एबल टू रीड इन अबाउट 5 से 7 मिनट। बिल्कुल सीधी बात है और कॉमन सेंस की अगेन बात है कि अगर 12वीं के बाद के बच्चे का पेपर ले रहे हो तो उसी के स्टैंडर्ड का पेपर लेना होगा। तो ये जो पैसेजेस होते हैं ये इस स्टैंडर्ड के होते हैं कि 12th स्टैंडर्ड का बच्चा इसको कर सके 5 से 7 मिनट में एक पैसेज, ठीक है ना। तो आपको अपना टाइम भी फिर ऐसे ही मॉक में और हर जगह प्रैक्टिस सेट करना होता है कि इंग्लिश का एक पैसेज 5 से 6, 5:30 से 6 इसके समय के बीच में ही आपको करना होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम समझें कि आपको क्या क्या एबिलिटी चाहिए बेटा इंग्लिश सीखने के लिए। ऑल्दो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, पर हम इसको छोटे से में समझ लेते हैं। आपकी रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं आगे वीडियो बना के समझाऊंगा कि कैसे आपकी रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन में फर्क होता है। कैसे आप बहुत फास्ट रीड कर सकते हो पर हो सकता है आपको कुछ कॉम्प्रीहेंड नहीं हो रहा हो, और हो सकता है कि आप थोड़ा नॉर्मल कॉम्प्रीहेंड करो, बहुत फास्ट नहीं रीड करो, पर आप बहुत आराम से कॉम्प्रीहेंड करते हुए आगे चल रहे हो। और हो सकता है कि आप बहुत स्लो कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो पर आपका रीड ही पूरा ना हो पाए। अलग अलग तरीके होते हैं, इसीलिए हमको बेस्ट तरीके तक कैसे पहुंचना है ये समझाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्फ्रेंस ड्रॉ करनी होती है, कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं पैसेजेस से।
बिल्कुल समझाएंगे हम आगे कैसे होना होता है। समरी निकालनी होती है पैसेज की, पैसेज को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना होता है अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को, और समझना होता है पैसेज के अंदर वेरियस वर्ड फ्रेजेस, सो दैट आपको पैसेज का कंटेक्स्ट समझ में आए। ठीक है, ये आपको और आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। कुल मिला के इंग्लिश आपकी ग्रामर जैसी नहीं होती, इसमें कॉम्प्रीहेंशन जैसी होती है। ग्रामर का इस्तेमाल होता है भाषा समझने के लिए, बट वो होती कॉम्प्रीहेंशन जैसी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज की बात करें तो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के अंदर अगेन 450 वर्ड का पैसेज आता है। अब करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज में दो बातें हो चुकी हैं। लास्ट ईयर का पेपर जो पैसेज आया है, उस पैसेज के अंदर कई क्वेश्चंस सेम पैसेज में से क्वेश्चंस का आंसर उन लोगों ने पूछ लिया था, पर उससे पहले के 3 साल का जो पेपर आया था उसमें उन लोगों ने पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा था, बिल्कुल अलग था। मैं हमेशा मान के चलता हूं कि हर स्टूडेंट को टफ पेपर की तैयारी करके चलनी चाहिए। पेपर इजी आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर इजी पेपर की तैयारी करके चला और पेपर टफ आ गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। इस साल पेपर के अंदर जीके के अंदर क्वेश्चंस पैसेजेस से ही आएंगे या फिर बाहर से आएंगे, जैसा पिछले 3 साल से आ रहे थे, क्योंकि 4 में से 3 बार बाहर से आए हैं। तो मुझे भी नहीं पता, किसी और टीचर को नहीं पता, पर सवाल ये कि अगर बाहर से आए तो क्या करोगे अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी। अंदर से आए तो सब कर रहे हैं, पर बाहर से आ गए तो क्या करोगे, ये सोच के रखो। तो इसके लिए हम लोग एक बात करें तो 450 वर्ड का पैसेज होता है। द पैसेजेस विल बी ड्रिवन फ्रॉम न्यूज, जर्नलिस्ट सोर्सेज एंड अदर नॉन फिक्शन राइटिंग्स। नॉन फिक्शन राइटिंग्स मतलब कोई भी किताब, कोई भी अच्छी बुक या कोई भी मैगजीन, उनसे भी पैसेजेस लिए जा सकते हैं। द क्वेश्चंस में इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, और नॉलेज डिस्कस्ड इन, और देखो नॉलेज डिस्कस्ड इन मतलब पैसेज में जैसे पिछले साल हुआ, और रिलेटेड टू द पैसेज मतलब पैसेज के बाहर से भी आ सकता है, सीधी बात है। ठीक है, बट वुड नॉट रिक्वायर एडिशनल नॉलेज ऑफ लॉ बियॉन्ड द पैसेज, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग बात करें तो उस पैसेज से बाहर का जो भी चीजें हैं उसकी नॉलेज नहीं चाहिए होगी, पर वहां तक का चाहिए हो सकता है। देन इसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो इसमें क्या क्या सिलेबस होता है। भैया आपको कंटेम्प्रेरी इवेंट्स पता होने चाहिए, हाँ पता होने चाहिए, इंडिया और वर्ल्ड के कैसे, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो। देन इसके बाद आर्ट्स एंड कल्चर पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए आर्ट एंड कल्चर के बारे में। अब 3 साल से मैं अपने स्टूडेंट्स को आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ, कुछ कुछ पैसेजेस आ भी रहे हैं, पर क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए हर बार तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कर पाए तो दिक्कत हो सकती है। देन इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स, बिल्कुल पता होना चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स, क्या चल रहा है सूडान में, क्या चल रहा है सीरिया में, क्या चल रहा है यूएस में, बिल्कुल उतर के पैसेजेस आते हैं। एंड देन इसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। जब कभी मैं बोलता हूं हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या होता है, वो आपसे केवल इतिहास नहीं पूछेंगे, बट मानो कि ब्रिटेन ने चाइना के साथ ट्रीटी करी थी कि हांगकांग हम आपको वापस दे रहे हैं, पर इतने साल तक हांगकांग आजाद रहेगा, और अब हांगकांग के अंदर बहुत ज्यादा रिवोल्ट चल रहे हैं चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ कि वो लोग उन पर कंट्रोल बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अब ये जो आज की बात है ये पुराने समय से जुड़ के आगे तक आई है, आपको समझ में आ रहा है, दैट इज अ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। तो उस कंटेक्स्ट में आपको हमेशा जो भी चीजें पुराने से आती हैं उनको समझना पड़ता है। क्लियर है, तो ये हुआ। इसके बाद में हम लोग जीके की बात करें तो बेटा जीके की क्या रिसोर्सेज क्या नहीं है, देखो हम तुमको ईमानदारी से बताएं तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जीके के अंदर। हमारी कोचिंग का नाम ही मेगा जीके है, ऑल्दो हम अब पूरा क्लैट पढ़ाते हैं, पर हमने शुरुआत जीके से ही की थी। तुमको बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी, तुमको कहीं से कुछ भी और कहीं से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट मैगजीन के आर्टिकल, उनकी रिसोर्सेज, क्विज, उसके जिस्ट, हमारे नोट्स के क्विज, लीगल करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सब कुछ तुमको करवाते हैं हम जीके में, सब कुछ। हमारा जीके एंड कंटेंट बैच में हम सब कुछ करवाते हैं, तुम्हारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम जितने भी हैं सब के लिए, और ताबड़तोड़ हमारे पढ़ाइयों में से नंबर आते हैं, ताबड़तोड़। ठीक है, तो ये हो गया। देन इसके बाद आते हैं लीगल रीजनिंग पे बेटा। तो हम लोग लीगल रीजनिंग की बात करें तो ये भी अगेन 450 वर्ड के पैसेज है, और इसमें किस तरीके के पैसेजेस आ सकते हैं बेटा, लीगल मैटर से जुड़े हुए, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक पॉलिसी से जुड़े हुए, बिल्कुल सही बात है, एंड क्वेश्चंस ऑफ मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर उनको लीगल पैसेजेस की तैयारी करनी है तो उनको पूरा संविधान, पूरी आईपीसी, पूरी सीआरपीसी आनी चाहिए। गलत है बेटा, वो तो आपको सिखाने के लिए बुला रहे हैं ना कॉलेज में, आपको पैसेज समझ के पढ़ना आना चाहिए कि उसमें कोई लॉ की बात हो रही है। तो इसीलिए जब हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह कैसे पढ़ने हैं उनको, तो हम उनको बताते हैं क्या क्या लीगल के पैसेजेस हैं। आप लाइव लॉ के, आईपी लीडर्स के जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको समझ में आने हैं, और किस तरीके से कानून याद नहीं करना है, बट लॉ का एप्टीट्यूड रखना आना चाहिए। लॉ का एप्टीट्यूड मतलब होता है कि आप समझ पाए लॉजिकली कि वो क्या बात हो रही है, समझ रहे हैं आप, उस पैसेज को आप पढ़ के समझ पाए कि उसमें क्या लॉजिकल बात लिखी है, क्या लीगल बात, क्या क्या प्रिंसिपल दे रखा है, क्या फैक्ट दे रखा है, जिसके आधार पर आपको आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड आते हैं।
तो हो जाएगा, बस आपको सही अप्रोच रखनी होगी। तो ये हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा कि एबिलिटी की बात करें, आपको क्या क्या चाहिए लीगल रीजनिंग के अंदर। आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होती लॉ की, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बट आपको आइडेंटिफाई और इन्फर करना आना चाहिए उस पैसेज में जो रूल की बात हो रही है। कॉमन सेंस है कि वो वहां जो रूल करे वो आपको पहले से भले ही ना पता हो, पर तब पता होना चाहिए। आपको वो रूल आगे के सवालों में लगाना आना चाहिए, कॉमन सी बात है। आपको पता होना चाहिए understand how changes of the rule or the principle may alter their application in the various fact situation, कि अभी ये रूल है और यही रूल का बेसिकली अलग अलग फैक्ट सिचुएशन में दिया तो कैसे कैसे वो कहां कहां अप्लाई होगा आपको पता होना चाहिए। यही तो आपकी लीगल रीजनिंग है कि आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनल दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा, बस इतना ही चेक करना चाह रहे हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा लॉजिकल रीजनिंग। बच्चे बहुत परेशान होते हैं सेक्शन को लेकर, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम बताएं आपको कि लॉजिकल रीजनिंग वो आपका बहुत आराम से हो सकता है बशर्ते आप सही तरीके से उसको समझते चलो। सी हमेशा एक बात याद रखो, पहाड़ दुनिया में कोई कितना ऊंचा हो, तुम्हारा कदम कितना छोटा हो, कोई पहाड़ ये नहीं जानता कि तुम में कितने कदम बाकी हैं। तो जब कोई नहीं जानता कि तुम में कितने कदम बाकी हैं तो तुम अपने कदम चलते रहो ना, तुम धीरे धीरे सीआर करते रहो और देखो तुम्हारी सीआर बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। तो समझे अगर, तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, उसके अंदर क्या आता है, पहला आता है रिकॉग्निशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, इट्स प्रीमाइज एंड कंक्लूजन। क्या होता है, हमारे यूट्यूब पे पूरे 10 के 10 वीडियो पढ़े हैं, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाई है हमने बिल्कुल फ्री, जाएं और देखें। इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि प्रीमाइज क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, सब पढ़ाया हुआ है हमने। उसके बाद रीड एंड आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट सेट आउट इन द पैसेज, बिल्कुल सिखाया हुआ है। क्रिटिकली एनालाइज द पैटर्न ऑफ रीजनिंग एंड एक्सेस हाउ कंक्लूजन में बी डिपेंड ऑन पर्टिकुलर प्रीमाइज एंड एविडेंस, एग्जैक्टली सिखाया हुआ है कैसे होगा। इन्फर व्हाट फॉलोज फ्रॉम द पैसेज एंड अप्लाई द इन्फ्रेंस टू द न्यू सिचुएशन, अगेन जाओ वीडियो देखो। एंड देन इसके बाद ड्रॉ रिलेशनशिप, एनालॉजीज, आइडेंटिफाई कंट्राडिक्शन एंड इक्विवेलेंस एंड एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये सब कुछ हो सकता है तुमको सुन के अभी बहुत बहुत ज्यादा एलियन लग रहा हो कि ये सब क्या बोल रहे हैं सर, इतना कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं आएगा जब तक सीखोगे नहीं, और सीखने के लिए अब तो रिसोर्सेज हैं, जाओ सीखो, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा क्वांटिटेटिव टेक्निक। अगर हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात करते हैं तो बेटा बहुत टफ मैथ्स नहीं आती, बच्चा छोड़ देता है पूरी पूरी मैथ्स, मत छोड़ो। लास्ट ईयर हमने जब मैथ्स पढ़ाना शुरू करी बच्चों को 2-2 नंबर लेके आ रहे थे यार, कुछ तो कर ही नहीं रहे थे, और जब पेपर देके आए तो 11-11 12-12 नंबर लाए 12 में से। आसान थी ना वो। तुम पेपर में किसी एक ऐसे सेक्शन के अंदर जो तुम्हारा बहुत ताकतवर है, पूरी जान लगा के पूरे नंबर लाना चाहो और वो पूरे नंबर तो ला भी ना पाओ, और जो सेक्शन आसानी से हो सकता था पर तुम्हारा मन नहीं करा करने का, उसे छोड़ दो तो पेपर नहीं निकलेगा। तो याद रखो कि क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है कि वो आपको पैसेजेस दे रहे हैं, वो आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स टाइप्स, और उस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन से आपके 10th के स्टैंडर्ड के मैथमेटिकल तक के लेवल को यूज करके आप स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को यूज करके और आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत टफ नहीं आता है, मैथ्स भी हम लोग पूरी पढ़ाते हैं और बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बहुत शानदार, ठीक है। इसके बाद आता है कि किसके सब्जेक्ट को क्या क्या वेटेज है। तो हम लोग सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश में बेटा 22 से 26 के आसपास क्वेश्चन की बात होती है, क्योंकि हर पैसेज में वेरी हो सकते हैं, क्वेश्चन 5 हो या 7 हो या 6 हो। तकरीबन 20% ऑफ द पेपर इंग्लिश का होता है। करंट अफेयर्स के अंदर 28 से 32 क्वेश्चन की बात होती है, तकरीबन 25% पेपर करंट अफेयर्स का होता है। लीगल रीजनिंग के अंदर अगेन 28 से 32 क्वेश्चन की बात होती है, तकरीबन 25% पेपर लीगल रीजनिंग का होता है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 22 से 26 क्वेश्चन की कहानी होती है, तकरीबन 20% लॉजिकल रीजनिंग का होता है। और क्वांट का पेपर 10 से 14 नंबर की बात होती है, करीबन 10% होता है। तो मोटा मोटा हम लोग समझें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज है जीके और लीगल के, और उसके बाद है इंग्लिश और सीआर के। तो इंग्लिश और सीआर तकरीबन सेम जैसे सब्जेक्ट हो गए, तो उनके 20-20%, जीके लीगल के 25-25% और मैथ्स का 10%। इस तरीके से पूरा पेपर का ढांचा बनता है। जिस किसी को अभी ये सुनते में लग रहा है कि अरे मैथ्स तो 10% छोड़ देंगे, बस यही लगते ही पेपर ना निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये लगा और ना निकलने के चांसेस बढ़े, बिल्कुल बता रहा हूं। तो ये हो गया। इसके बाद आता है कि लिस्ट ऑफ एनएलयूज क्या है बेटा। तो टॉप एनएलयूज की लिस्ट से हम लोग शुरू करते हैं। टीयर 1 में आपका आता है एनएलयू बेंगलोर, नलसार, कोलकाता, जोधपुर, गांधीनगर और भोपाल, ये टीयर 1 एनएलयूज है। इसके बाद टीयर 2 एनएलयू में आते हैं बेटा रायपुर, लखनऊ आरएमएनएलयू, रायपुर का एचएनएलयू, लखनऊ आरएमएनएलयू, उड़ीसा एनएलयू ओ, मुंबई एमएनएलयू और पटियाला आरजीएनएलयू, ये टीयर 2 एनएलयू में आते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा टीयर 3 एनएलयू, दैट इज एनएलयू कोची, एमएनएलयू नागपुर, सीएनएलयू पटना, जीएनएलयू सिलवासा, डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम, एनयूएसआरएल रांची, टीएनएलयू त्रिची बीएएलएलबी, डीएनएलयू जबलपुर, एनएलयूजेएए आसाम, डीबीआरएनएलयू सोनीपत,
HPNLU शिमला, MNLU औरंगाबाद और NLUT त्रिपुरा। अब बेटा ऐसा नहीं होता कि मैं फिर बता रहा हूं कि NLUT और बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, जिसकी वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे, तो प्राइवेट कॉलेज से अच्छे नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत खराब कॉलेज होता है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं, जिनको मैं बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टॉप 3 में ही नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट का टॉप 3 होता नहीं होता। टॉप 1, 2, 3 कॉलेज में स्टूडेंट सिलेक्टेड दर्जनों में हमारे पास हैं। हम लोगों को हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, जोधपुर, गांधीनगर, भोपाल, लखनऊ, रायपुर, उड़ीसा, मुंबई, पटियाला, हर एनएलयू में जो मैं नाम पढ़ रहा हूं ऊपर के टीयर 1, टीयर 2 में, हर एनएलयू में हमारे स्टूडेंट्स हैं बेटा, और बस 3 साल के अंदर। तो ये है, बट मैं तब भी कहूंगा पूरी जान लगाओ, पूरा अच्छा करो, पेपर के लिए समझो, मेहनत करो, बट पहले दिन से अपने आप को ऑब्सेस्ड मत करो कि नहीं बेंगलोर नहीं तो कुछ नहीं। ये ऑब्सेस मत करना, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना, अपने अगले स्टेप पे ध्यान देना। सीधी मंजिल को देखने के बाद कोई भी बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ने वाला नीचे रास्ते पे ध्यान देता है, ना कि पहाड़ को देखता रहता है। क्योंकि अगर तुम पहाड़ को देखते रहोगे तो गिर जाओगे मेरे दोस्त। हमने ये पूरा तुमको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको समझाएंगे किस तरीके से क्लैट की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, लॉ एज अ करियर क्या होता है, इन सब चीजों को क्योंकि हम तुम्हें आगे समझाने वाले हैं। तो अपना ध्यान रखो। वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों से शेयर करना। अपना ध्यान रखो। नमस्कार, जय हिंद।